हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आज से आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सीरीज। आज हमारा लेक्चर है 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऑब्जेक्ट और ये कैसे भारतीय विधि में आया, कब से इसे स्टार्ट किया गया, कब से इनेक्ट हुआ, कब इसका इन्फोर्समेंट हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि है माल विक्रय अधिनियम 1930। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो ये माल विक्रय अधिनियम है, इसका इससे पहले नाम क्या था? भारतीय माल विक्रय अधिनियम था। ठीक है, 1963 में भारतीय शब्द हटा दिया गया और इसके बाद में क्या रहा इसका नाम? माल विक्रय अधिनियम 1930 के नाम से ये जाना गया। 1963 से पहले क्या नाम जुड़ा हुआ था? भारतीय माल विक्रय अधिनियम, भारतीय जुड़ा हुआ था इसके साथ में। ओके, ये है माल विक्रय अधिनियम 1930 का एक्ट नंबर 3। हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो छोटे एक्ट में से ये वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्ट नंबर कौन सा है, मींस जो ये अधिनियम है ये कौन सा एक्ट नंबर है। 1930 का एक्ट नंबर है तो 3। ठीक है, ये इन्फोर्समेंट में कब आया, इनेक्ट कब हुआ? तो इनेक्टमेंट की डेट है 15 मार्च 1930। माल विक्रय अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 15 मार्च 1930 को। और इसका प्रवर्तन की दिनांक, इसका इन्फोर्समेंट की डेट क्या है? 1 जुलाई 1930 है। ठीक है, यहां पर हमने जान लिया कि माल विक्रय अधिनियम 1930 है। 1930 का अधिनियम संख्यांक कौन सा है? 3। और इसमें अधिनियमित हुआ 15 मार्च 1930 को और प्रवर्तन में कब आया, इन्फोर्समेंट में कब आया? 1 जुलाई 1930 को ये इन्फोर्समेंट में आया, प्रवर्तन में आया, लागू किया गया। ओके, इसके बाद देखते हैं इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। तो माल विक्रय अधिनियम में टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने हैं? टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन है 66। ओके, अब ये हर अधिनियम को पारित करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है ना? तो माल विक्रय अधिनियम को पारित करने का क्या ऑब्जेक्ट था? माल के विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम पारित किया गया कि डिफाइन करने के लिए और अमेंड करने के लिए लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड विधि को, लॉ को डिफाइन करने के लिए और अमेंड करने के लिए संशोधन, ये जो एक्ट है ये पारित किया गया। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं चैप्टर 1। टोटल चैप्टर 7 है, तो चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 क्या कहता है? चैप्टर 1 प्रारंभिक, जो कि इंट्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, पहले बता देगा सेक्शन 1 में कि उसका नाम क्या है, उसका विस्तार कहां पर है, उसका प्रारंभ कैसे कहां पर किया गया और कब किया गया। और फिर बता देता है सेक्शन 2 कि इसमें अगर कोई वर्ड यूज किए गए हैं तो उनका क्या मतलब निकाला जाएगा, मीन्स परिभाषाओं की बात करता है। फिर इसके बाद में है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो बताता है कि ये जो अधिनियम है ये पूरा अधिनियम नहीं है, ये 1872 के अधिनियम संख्यांक 9 के उपबंधों को लागू करता है। क्या बता रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये जो अधिनियम है ये अपूर्ण अधिनियम है, पूरा अधिनियम नहीं है। और जो 1872 मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो कुछ प्रोविजन है, जो प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दिए गए हैं, तो वो कहां से लागू होंगे? वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजनों को ये लागू करता है। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर जो 7 है वो अब रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, जिसमें सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक की धाराएं दी गई हैं। अब अगर हम ये सोचें कि ये जो अधिनियम है माल विक्रय अधिनियम तो 1930 में पारित हुआ, लेकिन उससे पहले कहां पर इसका प्रबंध किया गया था? इससे पहले कहां से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रावधान लागू होते थे, कहां पर प्रोविजन दिया था? तो अगर हम देखें चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये देखेंगे कि वो रिपील हो गया है अब, है ना? तो जो चैप्टर 7 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, उसके जो सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक जो भी प्रोविजन है वो सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड थे, जो कि निरसित कर दिए गए 1930 का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पारित होने के साथ में ही। ओके, ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 1 जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट,
कि संक्षिप्त नाम क्या है इसका, उसका विस्तार क्या है और उसका प्रारंभ कहां पर होगा, मीन्स से कब से स्टार्ट किया जाएगा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसका नाम है माल विक्रय अधिनियम 1930 या द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और इसका विस्तार कहां पर है, कहां पर होगा ये, इसका विस्तार कहां कहां होगा, इसका एक्सटेंट है जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर। अब जम्मू कश्मीर राज्य सहित कैसे है, तो 31 तारीख 10वां महीना 2019 या फिर 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर हो गया है। उससे पहले कहां पर था, उससे पहले था जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ओके, फिर है सबसेक्शन 3 जो बताता है कि ये जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये जुलाई के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा। मींस इन्फोर्समेंट में कब आएगा, जुलाई के फर्स्ट डे से। कौन से जुलाई के फर्स्ट डे से, 1 जुलाई 1930 से। ओके, तो 1930 के जुलाई के फर्स्ट डे से ये इन्फोर्समेंट में आ गया। सेक्शन 2 किसकी बात करता है, सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। डेफिनेशन कौन कौन सी दी हुई है, टोटल डेफिनेशन दी हुई है 15। ठीक है, बहुत ज्यादा डेफिनेशन है, लेकिन सारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि क्रेता बायर की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, तो हमें याद रखना है 2.1 में दी हुई है। फिर पूछेगा कि बायर की तो 2.1 में दी हुई है, तो सेलर की कहाँ पर दी हुई है, तो सेलर की दी हुई है 213 में दी हुई है ना। और पूछ लेगा कि दिवालिया की कहाँ पर दी हुई है, जो दिवालिया होगा उसकी कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2.8 में दी हुई है इंसॉल्वेंट की। ओके, तो हम ये सारी ही डेफिनेशन पढ़ेंगे अच्छे से। एक बार ऊपर से देख लेते हैं अभी। सेक्शन 1 में क्रेता या बायर की, सेक्शन 2 में परिधान मीन्स डिलीवरी, सेक्शन 3 परिदेय स्थिति, सेक्शन 4 माल पर हक दस्तावेज, सेक्शन 5 कसूर की बात करता है, सॉरी सेक्शन 5 नहीं है ये, अब मिस्टेक हो गई है, सेक्शन 2.1, सेक्शन 2.2, सेक्शन 2.3, सेक्शन 2.4, सेक्शन 2.5 एंड सेक्शन 2.6 बात करता है भावी माल की, सेक्शन 2.7 बात करता है माल की, और सेक्शन 2.8 बात करता है दिवाली की इंसॉल्वेंट की, सेक्शन 2.9 बात करता है मर्केंटाइल एजेंट की वाणिज्यिक अभिकर्ता की, सेक्शन 2.10 बात करता है कीमत की मींस प्राइस क्या होगा, सेक्शन 2.11 बात करता है प्रॉपर्टी या संपत्ति, सेक्शन 2.12 बात करता है माल की क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होगा, सेक्शन 2.13 विक्रेता की बात करता है सेलर की, सेक्शन 2.14 विनिर्दिष्ट माल या स्पेसिफिक गुड्स, और सेक्शन 2.15 बात करता है कि ऐसे वर्ड्स जो जिनका कि यूज तो किया गया है कहां पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, लेकिन उन्हें डिफाइन नहीं किया गया, तो उनके मीनिंग वही लगाए जाएंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किए गए हैं। ओके, क्लियर है। इसके बाद है सेक्शन 3 जो कि बात करता है कि ये 1872 के अधिनियम 9 के उपबंधों का लागू होना। सेक्शन 3 बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872 यहां पर लागू किए जाएंगे, कहां पर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। कहता है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के ऐसे उपबंध, ऐसे प्रोविजन जो कि रिपील नहीं किए गए हैं वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अव्यक्त उपबंधों से क्या हो, कंसिस्टेंट हो, माल के विक्रय की सुविधाओं को लागू होते रहेंगे। ठीक है, बता दिया इसने। इसका मीन्स क्या निकल जाता है, इसका मीन्स निकल जाता है कि जो माल विक्रय अधिनियम है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो एक अपूर्ण है। ठीक है, पूरा नहीं है वो। जो अगर कुछ प्रोविजन है जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड कहाँ दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। 1872 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में एप्लीकेबल होंगे। ओके, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशंस को देखेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।